यहाँ के लिए। तो डीपीपी तुम लोग मिला बेटा, एक्सेस कर पा रहे हो डीपीपी को? नो सर। अभी भी नहीं कर पा रहे हो? नो। एकेडमिक डिपार्टमेंट कोई है बेटा? एकेडमिक डिपार्टमेंट यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि एक्सेस नहीं कर पा रहे, जो डीपीपी अपलोड हुआ है ना, कुछ प्रॉब्लम उनको लग रहा है। बेटा एकेडमिक का नंबर होंगे ना, डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम आती है। किसको से प्रॉब्लम है? सबको प्रॉब्लम है या एक दो लोगों को प्रॉब्लम है? अविनाश तुमने डाउनलोड किया? अविनाश दीपाली? मे भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे तुम्हारे, वही यूजर नेम और पासवर्ड वही है तुम्हारे। और कुछ प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे पास नंबर होंगे सबके, मधु मैम का होगा, मेरा होगा, तो कॉल कर लेना। वत्सल गुप्ता? वत्सल? यस सर। हाँ, तो डीपीपी डाउनलोड किया तुमने? नो सर, अभी एक्सेस नहीं करा सर। एक्सेस अभी सर प्रॉब्लम आ रही थी कुछ। सबको प्रॉब्लम आ रही है केवल? अविनाश नागर? अविनाश? प्रवीण? रजत? ये लॉगिन किसने किया? कोई बोल नहीं रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है सर? सर अभी ना यूजर आईडी नहीं थी मेरे पास, इसलिए वो क्या नहीं किया। ओके, ठीक है। तो बाकी लोग बेटा ध्यान दें यहाँ पर। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जो आईटी जेईई का सिलेबस है उसमें हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ एटम में बोथ मॉडल से स्टार्ट होता है। इसके पहले जो मॉडल है, जैसे रदरफोर्ड मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया, ये सब सिलेबस में नहीं है। हाँ सर, आज आप स्टोइचियोमेट्री नहीं कराओगे? डाउट है, डाउट पूछ सकते हैं। स्टोइचियोमेट्री को डाउट है? सर डाउट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टोइचियोमेट्री फिर से ले लूंगा आज जो है क्लास के बाद, जो आधा घंटा पहले मैं इसको रिवाइज करता हूँ, फिर मैं स्टोइचियोमेट्री जो डाउट है मैं डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है? ओके सर। पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। तो बोर मॉडल स्टार्ट करना बेटा। इसके पहले जो मॉडल है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इन सबको हम लोगों को अभी नहीं देखना है फिलहाल के लिए, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? वो एनसीईआरटी के लिए था। तो अब तुम लोगों को स्टार्ट करना है बोर मॉडल से। जो भी चीजें हम लोग पढ़ना है बेटा, बोर मॉडल से ही पढ़ोगे। तो बोर मॉडल, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे बेटा यहाँ पर, है ना, बोर मॉडल के बाद हम लोग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ड्युअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ तक हम लोगों को हिस्टोरिकल मॉडल में पढ़ना है पूरा पूरा, ठीक है? और जो क्वांटिटेटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसमें एसपीडी ऑर्बिटल का शेप, वुड्स रूल, पाउलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अप टू एटॉमिक नंबर 36। ये याद रखो बेटा यहाँ पर। इससे ज्यादा पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? 36 में मतलब जो कॉपर होता है, कॉपर, है ना, 29, और जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम 24। जो एक्सेप्शनल है यहाँ पर, तो दोस्त तुम लोग पढ़ना है, एक कॉपर, दूसरा क्रोमियम, ठीक है? तो इसके आगे तुम लोग पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ तो तुम्हें देखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, ठीक है? तो अब यहाँ पर शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल में हम लोगों का क्वांटम नंबर भी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं एटॉमिक मॉडल में। तो ये तो तुम्हारा ओल्ड मॉडल, इसको देखना नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल में, है ना, ये भी नहीं है। कंक्लूजन ये सब हटा देते हैं यहाँ पर। डिफेक्ट्स वगैरह था यहाँ पर, तो ये सब तुम्हारा था क्लासिकल मॉडल, मतलब ओल्ड मॉडल था। आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है यहाँ से पढ़ना है, ठीक है? तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, दो टाइप होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? यहाँ पर द एटम लूज एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन passes through higher to lower energy level. Energy is released and spectral line of specific wavelength is emitted. This constituent of emission spectrum। तो तुम्हारे सिलेबस में इमिशन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है। तो तुम्हें पढ़ना है केवल इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है? याद रहेगा बेटा। तो इमिशन स्पेक्ट्रम तुम्हें देखना है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे तुम्हारा कोई
एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम बात कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं इस तरह से, है ना। इलेक्ट्रॉन तुम्हारा n=1 है ग्राउंड स्टेट। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, है ना, और फिर वहां से क्या होगा, वहां से ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी एटम इमिट कर रहा है, ठीक है। जो सोर्स है, सोर्स एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो लाइन आ रहा है ना, हाइड्रोजन एटम जो तुमने गैस लिया, जैसे तुमने यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, यहाँ उसके पहले तुम क्या लगाते बेटा, यहाँ पर बल्ब लगाते थे, ये लाइट का सोर्स हो गया और स्लिट से लाइट पास होती थी, है ना। तो यहाँ पर गैस हो गया बेटा, तो गैस क्या करेगा, यहाँ पर जो गैसियस एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के बाद फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहाँ पर एनर्जी कुछ रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज करता है बेटा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी इमिट कर रहा है इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप होगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर जो एनर्जी है, एनर्जी बीच में एनर्जी कोई गैप नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इस तरह में स्मूथ स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। इस तरह ऊपर देखो, है ना, यहाँ देखो कि ये वाला, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया रेड, दिख रहा है बेटा, यहाँ पर रेड है, रेड लाइन, ठीक है, रेड है ये। और इसके बाद कंटिन्यूअस यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि जो तुम्हारा वेवलेंथ है कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो लगातार जो एनर्जी है इमिट हो रहा है, और एनर्जी इमिट होते होते यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रेड से यहाँ पर वायलेट कलर मिल गया। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है कंटिन्यूअस एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कहीं पर एनर्जी गैप नहीं है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। मतलब विजुअल रेंज का हर एक वेवलेंथ में दिखाई देगा, जो विजुअल रेंज होता है ना, उसका हर एक स्पेक्ट्रम में दिखाई देगा। दूसरा है बेटा एब्जॉर्प्शन, यहाँ देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि तुम्हें इस तरह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, तो ये होगा एब्जॉर्प्शन। इमिशन इसका उल्टा होता है, इसको देखो, यहाँ पर ब्लैक आया था वहां पर देखो यहाँ पर कलर्ड है ना, जहाँ पर ब्लैक आया था वहां पर कलर्ड है, ये है इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो तुम्हारे सिलेबस बेटा, तुम्हारे सिलेबस में लाइन स्पेक्ट्रम मतलब ये वाला स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम में इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। When the electric discharge is passed through a gas at low pressure, light is emitted. If this is reversed by spectroscope, it is found that some isolated colored line are obtained on a photographic plate. देखो बेटा से समझा देता हूँ, काफी कॉम्प्लेक्स लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या होता है कि इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिलअप है ना, जो गैस है इसे यहाँ पर मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी एनर्जी यहाँ से इमिट होगा, ठीक है। तो जो एनर्जी इमिट होता है या फिर जो लाइट यहाँ से इमिट होगा, तो उसको इस तरह से एक प्रिज्म से पास करोगे तो अलग अलग वेवलेंथ में इसको स्कैटर्ड कर देगा, ठीक है। तो अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पर स्कैटरिंग हो रहा है, तो वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे तुम्हें एक पैटर्न मिलेगा कलर का, ठीक है। और इसी कलरफुल पैटर्न को क्या बोलेंगे यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम। इस तरह से तुम्हें लाइन दिखाई देगी, यहाँ जो पैटर्न मिलेगा एक लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो तुम्हें मालूम होगा, एक बार रिवाइज कर लेना तुम्हें, ठीक है। आगे बात करते बेटा। हाँ सर, एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो एमिशन क्या होता है, इमिशन में जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है ना, वो क्या करे, जैसे तुमने एक गैस ले लिया है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट है, ये है तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो अब देखो दो चीज होता है, तो अगर इमिशन हो रहा है, इमिशन क्या होगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में चला आएगा। पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी स्टेट में आ गया, ठीक है। अब वहां से ग्राउंड स्टेट में आएगा। अगर हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ये एनर्जी इमिट करेगा, समझ आ रहा है बेटा, ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम,
तो ये होगा तुम्हारा इमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात कर लेते हैं Okay, sir. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हम जो एक कंटिन्यूअस लाइट का सोर्स लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा ये व्हाइट लाइट का सोर्स है, ठीक है। इसमें हर एक वेवलेंथ में दिखाई देगा। अब इसके पाथ में तुम क्या देते हो, गैस देते हो। यहाँ पर क्या है, कोई भी गैस है, हाइड्रोजन गैस मान लेते हैं, हाइड्रोजन बात करें तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है। जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। Okay, sir. तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो एनर्जी जो व्हाइट लाइट यहाँ पर आ रहा है, ये एनर्जी, इस एनर्जी को, इस लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करके जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से n = n में चला जाएगा। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कि जो कंटिन्यूअस लाइट था, Absorption. हाँ, Yes, sir. मतलब पहले क्या था, जब तुमने यहाँ पर इस गैस को नहीं रखा था तो तुम्हें इस तरह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, पूरा पूरा वेवलेंथ में इस तरह से दिखाई देगा, है ना। पूरा का पूरा कलरफुल इस तरह से स्पेक्ट्रम तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन Okay. जब तुमने गैस रख दिया तो कुछ लाइन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो जो लाइन एब्जॉर्ब करेगा वहां पर तुम्हें ब्लैक स्पॉट दिखाएगा, वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। जो एनर्जी ये गैस एब्जॉर्ब कर लेगा वो तुम्हें आगे नहीं दिखाई देगा। वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना। मतलब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। तो अगर हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा, क्या होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा Emission spectrum. इमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। Okay, sir. तो इसके बाद हमें पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या है, E=hν, ये फॉर्मूला है और कुछ तो है नहीं यहाँ पे बेसिकली। इसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और h का वैल्यू तुम्हें याद रखना है। अर्ग वाला मत याद रखो, जूल सेकंड वाला जो है ना, जो SI यूनिट है उसको तुम्हें याद रखना है, ये ठीक है। 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड का यूनिट याद रखना, जूल सेकंड इसका यूनिट है, ठीक है। आ जाते हैं बोर मॉडल में। तो बोर मॉडल में जो पोस्टुलेट्स है, पोस्टुलेट में मालूम होना चाहिए 4 पोस्टुलेट्स हैं, और इस 4 पोस्टुलेट्स में से जो पोस्टुलेट नंबर 2 है, सेकंड पोस्टुलेट, है ना। सेकंड पोस्टुलेट क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स around the nucleus, an electron can revolve only in those orbits whose angular momentum, that is mvr, is integral multiple of factor nh/2π। तो यहाँ पर n क्या होगा, n इंटीजर होगा, ठीक है। तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सब तुम्हें मालूम होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें पोस्टुलेट याद रखना है। बाकी जो पोस्टुलेट है तो तुम्हें पहले से मालूम है, डेल्टा E क्या होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल, है ना। तो ये तुम्हें मालूम है पहले से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया बोर मॉडल। तो बोर मॉडल का जो कैलकुलेशन है, इसका डायरेक्शन तुम्हें याद नहीं रखना। जो फार्मूला तुम्हें याद रखना, फार्मूला सिंपल वाला फार्मूला याद रखना बेटा यहाँ पर, है ना। जो सिंपल फार्मूला होता है R = 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट का रेडियस होगा, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर है, सेकंड फार्मूला, है ना। तो जो फार्मूला यहाँ पर बेटा E = -13.6 Z² n², ये तुम्हारा है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। P = 2 × E। E यहाँ पर क्या बेटा, टोटल एनर्जी, याद रखो यहाँ पर जो E है ना। तो E क्या है बेटा यहाँ पर, E यहाँ पर है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। P क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मालूम है रिलेशन है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का डबल होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू द मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक बेटा। तो ये तुम्हारा हो गया एनर्जी। इसके बाद थर्ड रिलेशन यहाँ पर है, थर्ड हम लोगों को पढ़ना क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ये होता है। ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, याद रखो फार्मूला, फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना हर हाल में।
इससे ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में क्या पढ़ना है बेटा, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो वेव नंबर होता है 1/λ इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट का ना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट जो वैल्यू है 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तो अगर तुम्हें याद तो इजीली तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको याद रखोगे, ठीक है। और जो फॉर्मूला यहाँ पर है 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप किया है ना। तो जो सीरीज है, सीरीज के बारे में तुम्हें मालूम है कि कौन कौन सीरीज होते हैं, लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, बॉमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, खुंड सीरीज, ठीक है। इतनी सीरीज होते हैं तुम्हें मालूम पहले से। और ये भी मालूम है कि अल्फा लाइन क्या होता है, बीटा लाइन क्या होता है, गामा लाइन क्या होता है। जो फर्स्ट लाइन होता है बॉमन सीरीज का उसको अल्फा लाइन बोलते हैं। जो सेकंड लाइन है यहाँ देखो, ये जो लाइन हो जो फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ देखो n = 3 से n = 2 में, तो तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलोगे। ये तुम्हारा सेकंड लाइन n = 4 to n = 2, ये तुम्हारा लाइन क्या होगा बेटा, बीटा लाइन है ना। तो अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है ना, दो क्वेश्चन पूछ देगा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरा पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर है ना। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब आएगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात करेगा, तो अगर वेवलेंथ की बात किया जाए तो वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ है ना। तो अगर लैम्डा की बात करें, लैम्डा इज इक्वल टू hc/e, एनर्जी यहाँ पर है। इसका मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी देखो डिनोमिनेटर में है एनर्जी है ना, तो अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, जैसे ये वाला लाइन है ना, यहाँ पर इतना लंबा लाइन होगा तो ज्यादा एनर्जी, ठीक है, ये सबसे लंबा लाइन है, तो यहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा है बेटा, तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा, हाईएस्ट एनर्जी लोवेस्ट वेवलेंथ। और लोवेस्ट एनर्जी देखो यहाँ पर सबसे छोटा लाइन ये है ना। बामर सीरीज बात करूँ मैं, केवल बामर सीरीज का, तो बामर सीरीज छोटा लाइन ये है, जितना छोटा लाइन होगा उतना छोटा एनर्जी, उतना ही कम एनर्जी होगा, उतना ही ज्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ आएगा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आएगा। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। पूछ देता है ना, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, या फिर निकालने के लिए बोल देगा बामर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, इस तरह से निकालोगे, ठीक है। और जो बामर सीरीज है वो विजुअल रेंज में आता है, लाइमन सीरीज देखो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, केवल विजुअल रेंज तुम्हें दिखाई देगा, बामर सीरीज तुम्हें दिखाई देगा, पास्टन ब्रैकेट खुंड सीरीज तुम्हें दिखाई नहीं देगा है ना। ये सब इंफ्रारेड जोन में आता है, ठीक है, पास्टन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड। ये फार को बोल जाओ, फार नियर कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इंफ्रारेड याद रखो, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ठीक है, ये सब इंफ्रारेड है। आगे कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। ड्रॉबैक तुम लोगों को देख लेना है, ड्रॉबैक ऑफ बोस थ्योरी, द वैल्यू ऑफ रेड, ये सब देख लेना, लिखने के लिए नहीं है। ड्रॉबैक में मालूम है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें पूछता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मोस्टली एडवांस में पूछेगा, मेंस में कम पूछता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। तो मेरिट डीमेरिट तुम्हें याद रखना होगा, लाइमन लिमिटेशन ऑफ बोस थ्योरी है ना, जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट है ना, ये बताया गया होगा, ये बात देख लेना, जीमान इफेक्ट है ना, यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जो लिमिटेशन है तो पढ़ लेना एक बार। डुअल कैरेक्टर, इसके बाद में पढ़ना है डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर इन केस ऑफ लाइट सम फिनोमेनन लाइक डिफ्रैक्शन। तो तुम्हें मालूम बेटा डुअल कैरेक्टर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव कर सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव तरह बिहेव कर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। मतलब कि जो मैटर है, मैटर डुअल नेचर शो करेगा। मैटर मतलब जो जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे है ना, उसको तुम क्या बोलोगे, मैटर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है थोड़ा बहुत,
और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये मैटर है ना। तो इसलिए इसके इस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर वेव। तो यहाँ पर मैटर से रिलेटेड जो वेव होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैटर वेव, मैटर वेव, ठीक है। तो जो मैटर है, मैटर डुअल नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी होगा, उसका वेव नेचर भी होगा। तो इससे डी ब्रोगली ने इक्वेशन बनाया था ना, जो डी ब्रोगली इक्वेशन तो मालूम बेटा, तो उसको देख लेना, याद कर लेना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना। तो इसमें दोनों नेचर को यहाँ पर एसोसिएट कर दिया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव करे तो इज इक्वल टू एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन अगर मास की तरह बिहेव कर रहा है ना, मैटर की तरह बिहेव करेगा, तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पर मैटर वेव का वेवलेंथ तुम्हें दिखाई देगा, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी, और या फिर तुम इस वाले क्वेश्चन याद रखोगे, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, डी ब्रोगली इक्वेशन है। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो मैटर वेव का वेवलेंथ होगा। याद रखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दिया गया है क्वेश्चन में, अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो, ठीक है, और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो वहां पर वेवलेंथ हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालोगे। लेकिन फोटॉन, अगर फोटॉन हो मतलब एनर्जी हो, तो एनर्जी न तो मास होगा बट एनर्जी में न तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, इसका मतलब ये मैटर वेव नहीं है। एनर्जी जो फोटॉन है वो मैटर वेव नहीं है। तो जो फोटॉन का एनर्जी होगा वो हमेशा कैसे निकालोगे, एच सी बाई लेमडा। तो वहां पर एच सी बाई लेमडा से निकलेगा वहां पर एनर्जी, तो मतलब जो वेवलेंथ होगा लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, यहाँ से निकलेगा। अगर फोटॉन है तो वहां पर एनर्जी इस तरह से निकालोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैटर हो, मास कंटेनिंग सब्सटेंस हो, तो वहां पर वेवलेंथ तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे, मैटर वेव से निकालोगे। याद रखो, बहुत लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में गलत पता चले जाता है, एनर्जी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना हो तो इस तरह से एच सी बाई लेमडा लगा चले जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं मैंने सही किया था, मार्क्स गलत आ गया, ठीक है, चैलेंज करने लगते हैं, पैसा भी गवा बैठते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो याद रखोगे कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मैटर है तो मैटर वेव का फॉर्मूला, अगर वेव है तो वेव फॉर्मूला यूज करोगे। आगे देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, है ना। तो ये फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट यूज करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दिया गया, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, ठीक है, और वेवलेंथ पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ दिया गया है, तो वहां पर तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक बेटा। ओके, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव नहीं करना है, तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन तो मालूम पहले से, ठीक है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर केवल याद कर लेना, है ना। आगे चलते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको तुम याद रखोगे, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में तुम्हें मालूम होगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, है ना। तो यही तुम्हारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को याद रखोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में फॉर्मूला याद रखना, कोई इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके पहले जो तुम्हारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, यहाँ पर भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये जो 3-4 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला अगर पूरा बेटा फॉर्मूला याद रखना, बार बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिराइव न करना पड़े तो मैं एग्जाम में बैठ गया तो मैं फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फॉर्मूला याद रखो, टाइम बचेगा, जो टाइम बचेगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लगा देना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक
सर एक हाँ। बार इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैसे निकालते हैं वाला फॉर्मूला बता दो। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ये वाला, हाँ जी सर। इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर है, याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है तो वहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी तुम निकालोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ mv²। तो अगर उसका स्पीड दिया गया है ना, तो उसका तुम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तुम निकाल सकते हो हाफ mv² से, ये तो उसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर बोलते इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, बेटा काइनेटिक एनर्जी तुम मालूम हाफ mv², वेलोसिटी दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मास में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ना, मालूम है कि नहीं इलेक्ट्रॉन का, बताओ शिवम। 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो ये किलोग्राम है, याद रखना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, स्पीड क्या रखोगे मीटर में, ठीक है, पर मीटर पर सेकंड। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वहां पर तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV0, ये होता है, ठीक है, याद रखोगे EV0। यहाँ पे क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल फील्ड जो यहाँ पर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर अप्लाई किया, उसका पोटेंशियल कितना है बेटा, V0, ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से तुम इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर NH सेल में है ना, N में, तो जो बोर फार्मूला है उसको अप्लाई, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बोर फार्मूला मतलब E = -13.6 n²/z² है ना, ठीक है, ये वाला फार्मूला तुम लगाओगे अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर कि जो तुम्हारा ये फार्मूला है ना, इसको कैसे लगाओगे, अप्लाई करोगे। अगर इलेक्ट्रॉन को, अगर मैटर वेव है तो मैटर वेव के लिए पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E, ठीक है। क्या पूछेगा बेटा यहाँ पर, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मालूम है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी E हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे इस मैटर वेव से, यहाँ से, तो लैम्डा = E/2E.m। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शिवम समझ में आया, हाँ जी सर। ओके, आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे सिलेबस IT एडवांस का सिलेबस में, मेंस में पता नहीं है कि नहीं, मेंस में बात देख लेना, मेंस में शायद नहीं है ये, ठीक है। तो ये एडवांस का सिलेबस में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सर जे थॉमसन ऑब्जर्व्ड व्हेन द लाइट, अब ऊपर था यहाँ पर वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शायद नहीं होगा, नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब नहीं है, पहले था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सिलेबस में अब ये नहीं है, ज्यादा टाइम इस पर नहीं देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हट जाना है, आगे बढ़ जाना है बेटा। जरा दोबारा ले जाना वो सिलेबस वाली स्लाइड पे। ओके, ठीक है सर, बस हो गया, बस। तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हाइड्रो, ये तो हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम्हें मालूम है कि देख लेते हैं, वैसे सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें मालूम है कि एक मेटेलिक सरफेस पर अगर लाइट फॉल होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन उसी को तुम क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर मान लो जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहा है, जो इंसिडेंट लाइट है, उसका एनर्जी क्या है बेटा, h न्यू,
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इमिट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा ke है, काइनेटिक एनर्जी ke तुमने ले लिया। और जो मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन अगर W है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व करा दो, है ना। तो इमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी, या फिर इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू इमिटेड एनर्जी। ये तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी यहाँ पर जाएगा, जो लाइट इमिट हो रहा है यहाँ पर, है ना, जो लाइट आ रहा है यहाँ पर फॉल हो रहा है, उसका एनर्जी हो गया। और जो एनर्जी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा मेटल सरफेस पे, वो हो जाएगा W। और जो एनर्जी यहाँ से इमिट हो रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी ke, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर फॉल हो रहा है h nu इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस W, ठीक है। और W क्या है यहाँ पर, वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस वर्क फंक्शन को h nu नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, h nu नॉट। तो वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यू नॉट है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टर्म्स है एक बार देख लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख लेना बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोबारा बार बार बोलना बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन एंड ये फार्मूला, ठीक है। 3 चीज देखना है बेटा, ये फार्मूला, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये 3 चीज तुम्हें यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख लेना है बेसिक के लिए। तो उस तरह का क्वेश्चन पूछ दे हम लोग कर ले, ठीक है। और बाकी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पूछेगा। सर ये मेंस का तो पार्ट है ना फोटो इलेक्ट्रिक? मेंस में है, एडवांस में नहीं है, ठीक है बेटा, एडवांस में नहीं है। देखो एडवांस जो सिलेबस से मैंने दिखा दिया ऊपर है ये, ठीक है। मेंस में थोड़ा बहुत देखना है, मेंस में कितना देखना बेटा, डिटेल में नहीं जाना है, जितना मैंने बताया उतना ही देखना है, ठीक है। ये 3 चीजें, h nu इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीजें तुम्हें देखना है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, ग्राफ बेटा देख लेना, ठीक है। ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। तो जहां से ये निकला बेटा इसको तुम क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद ही जो है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से ग्राफ इसका आता है, काइनेटिक एनर्जी है ना, न्यू। ये तुम्हारा इंसिडेंट एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम which 2.5 electron volt predict whether wavelength 6500 angstrom is suitable for the photoelectric ejection or not, ठीक है। तो वर्क फंक्शन इतना दिया गया, वर्क फंक्शन हाई। तो अब जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो इतना है, ठीक है। तो जो रेडिएशन h nu इज इक्वल टू हाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इसका मतलब कि जो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू h nu। जो इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा बेटा, जो एनर्जी फॉल हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो तुमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जो एनर्जी फॉल हो रहा है बेटा, ये एनर्जी ज्यादा होना चाहिए बेटा, वर्क फंक्शन 5 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। It means phi must be greater than h nu। जो इंसिडेंट एनर्जी है वो है 6500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। h c by लैम्डा कर दोगे तो इंसिडेंट एनर्जी मिल जाएगा। वर्क फंक्शन दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ रखोगे, है ना। देखोगे कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन स्मॉल आ रहा है कि नहीं। अगर वर्क फंक्शन इस इंसिडेंट एनर्जी से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इजेक्शन होगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ क्या किया बेटा, यहाँ देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो वर्क फंक्शन है वो दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और h nu कितना आ रहा है बेटा, h nu आ रहा है 1.9। वर्क फंक्शन ज्यादा है, ये जो फाई वैल्यू ज्यादा है इंसिडेंट एनर्जी से, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा।
इसके बाद हम लोग पढ़ लेना बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसका जो स्टेटमेंट है वही काफी है पढ़ना, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, यहाँ ये तो बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, सबको याद रहता है, क्लास 9 से बताया जाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप होगा, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप होगा, है ना। जो पी ऑर्बिटल 3 टाइप का, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी ऑर्बिटल 5 टाइप का होता है। इसका जो शेप है वो याद रहना चाहिए बेटा, और तुम लोगों को याद भी होगा, तुम लोगों ने क्वाड्रेशन केमिस्ट्री पढ़ा, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है क्वाड्रेशन केमिस्ट्री में कि कौन सा ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा है। तो हर एक ऑर्बिटल तुम्हें मालूम है, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल तुम्हारे सर्फेस में नहीं है, तो एस पी डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद ऑफ बाउच प्रिंसिपल है, ऑफ बाउच प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा, ठीक है। ओके, ये बात ये ओवरलैप कर गया है। एक मिनट, आगे चल लेते हैं इसको। ओके, याद n प्लस एल रूल तुम्हें मालूम है, n प्लस एल रूल होता क्या है ना। तो n प्लस एल रूल ये है, जो एनर्जी है, एनर्जी बताएगा किस ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है। याद रखो n प्लस एल रूल ऑर्बिटल का एनर्जी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर n और l तुम्हें दोनों मालूम होना चाहिए। जैसे 1s यहाँ पर क्या होगा, इसका रिलेटिव एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव एनर्जी है, तो अगर तुम्हें दो ऑर्बिटल का एनर्जी कंपेयर करना है तो वहाँ पर n प्लस एल फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी नहीं देगा, यहाँ पर एनर्जी का कंपेरिजन बताता है, ये बताएगा कि कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी तुम्हें मालूम है कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, किसी भी सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में जाएगा। जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसके बाद उस सबसेल में पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये है वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम अच्छे से, ठीक है, तो स्किप कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये क्या आ गया यहाँ पर, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर तुम्हें मालूम है कैसे निकालोगे, है ना। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ना है बेटा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास का केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, ठीक है। याद रखना ये तीनों टॉपिक के साथ कवर होगा नेक्स्ट क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग फोकस करेंगे, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का डीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तुम सॉल्व करते रहना, तो केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। इससे पहले हम आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बाकी है, यहाँ पर देखना ग्राफ पर मैं बाद में आऊँगा, पहले देख लेता हूँ नीचे क्वांटम नंबर्स को, ठीक है। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप होता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l,
नेगेटिव क्वांटम नंबर स्मॉल m और स्मॉल s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। याद रखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो sp यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये तीन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एसोसिएटेड है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये पाउली डिफ्यूजन प्रिंसिपल ने दिया, बहुत बाद में आया था ये, है ना। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पहली बार बोर ने दिया था, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल में पहली बार आ चुका था, ठीक है। वहाँ पर जो एनर्जी था E = है ना -13.6 Z²/n²। तो यहाँ पर n क्या था बेटा? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बोर ने दे दिया था, ये बाद में श्रोडिंगर ने भी दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा? कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है ना, तो ऑर्बिटल का शेप क्या होगा इसके बारे में बताएगा। दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल। दिस सब्सिडियरी ऑर्बिटल विद इन ए सेल विल बी डिनोटेड एज 0 1 2 3 4, ठीक है। एंड इट टेल्स द शेप ऑफ सबसेल। जो सबसेल है उसका शेप क्या होगा उसके बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो अगर 0 है तो स्फेरिकल होगा, 1 है तो डम्बल शेप होगा, 2 है तो डबल डम्बल शेप होगा, है ना, और अगर 3 है तो एफ ऑर्बिटल होगा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर तुम्हें याद रखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L+1 h/2π। तो h/2π ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। ये अंडर रूट के बाहर होगा बेटा, समझा रहे बेटा, ये मल्टीप्लाई हुआ है h/2π। और h/2π को ही h/2π को क्या लिखते हैं बेटा? h कट, देखो यहाँ पे h कट लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ पॉसिबल l में भी तुम्हें मालूम अच्छे से n 0 to n-1 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें मालूम चल गया कि ऑर्बिटल का शेप क्या है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन कौन बताएगा? उसका ओरिएंटेशन बताता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे जो p ऑर्बिटल है 3 टाइप होता है ना, तो अगर इस तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग है तो py होगा, अगर z एक्सिस के अलॉन्ग है तो क्या होगा? pz, और अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो क्या होगा? एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा बेटा? px होगा, है ना। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि जो अलग अलग एक्सिस होता है उसके अलावा क्या होता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा बेटा? स्पिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड एरो यूज करते हैं या फिर +½ यूज किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -½ यूज होता है या फिर डाउनवर्ड एरो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक ये है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड जो हम लोगों को याद रखना है वो है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स दैट इज n-l+1, ठीक है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या बेटा यहाँ पर? l यहाँ पर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि n क्या है और l क्या है, तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो आगे देखा बेटा यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आएगा, है ना। तो l से l कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा n+1। ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, दैट इज नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, है ना। तो जो एंगुलर नोड्स है
वो एल वैल्यू देता है। मतलब यहाँ पर अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल देखो बेटा, है ना, यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 है, जहाँ पर एक्सेस है ना बेटा, है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है तो यहाँ पर नोट होगा, तो नोट क्या होता है बेटा, वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो, है ना, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम आर नोन एज नोड्स, ठीक है, तो ये नोड्स हो जाएगा। और अगर एस ऑर्बिटल की बात करोगे तो एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, एंगुलर नोड्स 0 होगा। देखो एल क्या होता है, एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है ना। और अगर पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो एक नोड्स मिलेगा, जितने भी पी ऑर्बिटल्स में एक नोड्स मिलेगा। डी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड्स मिलेगा, डी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है, 2 होता है, तो हर एक डी ऑर्बिटल के लिए कितने एंगुलर नोड्स मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डी जेड स्क्वायर, जो डी जेड स्क्वायर है उसका शेप में मालूम है, उसका शेप होता है इस तरह से, डी जेड स्क्वायर का, है ना, ये डी जेड स्क्वायर है। पूछेगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन डी जेड स्क्वायर, तो कितने एंगुलर नोड्स है बेटा डी जेड स्क्वायर में, बताओ। डी जेड स्क्वायर में कितने एंगुलर नोड्स हैं, 0। और कोई बताएगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। देखो बेटा मैंने पहले बोल दिया कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू एल, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है ना, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल कितना होगा बेटा, एल इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। तो अगर एल इज इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या होगा, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर डी जेड स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 होगा, याद रखो 2 होगा। बस तुम्हें डी मतलब एल का वैल्यू तुम्हें याद रखना है ना। अगर एफ ऑर्बिटल पूछ दे, अगर बोल दे यहाँ पर कि एफ ऑर्बिटल है, एफ जेड क्यूब ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल का नाम दे दिया एफ जेड क्यूब, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर एफ जेड क्यूब ऑर्बिटल, तो क्या बोलोगे, कितना होगा बेटा, 3 होगा। बस तुम्हें एफ देखना है, यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भूल जाओ सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा इतना, ओके। तो आगे आ जाते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एडवांस में पूछता है, मेंस में भी अब पूछने लगा है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, देखो यहाँ पर है प्रॉब्लम है, तो बेटा यहाँ देखो जो दिया गया है फर्स्ट R10, ठीक है। ये R10 का मतलब क्या होगा, R10 का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर वन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम, जो सेकंड होता है यहाँ पर, है ना। R यहाँ पर है रेडियल, R का मतलब होता है रेडियल, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, 1 का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर जो सेकंड नंबर यहाँ पर दिया गया सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और जो थर्ड दिया गया यहाँ पर, थर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर थर्ड ओवर होता तो होता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इससे कोई डाउट है यहाँ पर बेटा कि R1 2 3 का मतलब क्या है, डाउट नहीं होगा।
प्रॉब्लम आ गया इसमें। काम एक मिनट बेटा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका देखते हैं। देखो बेटा, R101 इसका दिया गया है। तो R का मतलब क्या है? रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन। 1 का मतलब यहाँ पे होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 0 का मतलब क्या है यहाँ पर? L का मतलब जो 1 है वो क्या देगा? N देगा। 0 क्या देगा? L देगा। और जो थर्ड नंबर क्या देगा बेटा? N। L के बाद क्या आएगा? N, ठीक है। जनरली यहाँ पे 2 नंबर दिया रहेगा। जैसे अगर बोल दिए R2S, है ना, तो R2S को क्या लिख सकते हो यहाँ पर? R20 लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? तो अब यहाँ पर जो ग्राफ है, ग्राफ अलग अलग पूछेगा। पहला तो ग्राफ इस तरह से हो गया कि यहाँ पर R फंक्शन दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर दे देगा डिस्टेंस फ्रॉम द, जो R यहाँ पर है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका ग्राफ में प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करोगे? तो अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर जो ग्राफ है ऊपर से स्टार्ट हुआ है R वाला, दिख रहा है बेटा? यहाँ ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब जब ग्राफ पे यहाँ पर प्लॉट करना हो तो हमेशा जो R का ग्राफ है वो ऊपर से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पर जो S ऑर्बिटल ग्राफ यहाँ पर क्या ऊपर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी ऊपर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी जो S ऑर्बिटल को यहाँ पर 3 10 20 30, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, और ये जो थर्ड वाला ऑर्बिटल है कौन सा ऑर्बिटल है? ये 3s ऑर्बिटल है ना। तो 3 अलग अलग ऑर्बिटल यहाँ पर दिया गया, 3 ऑर्बिटल यहाँ पर है। तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो सबसे पहला काम ये करना है कि रेडियल, यहाँ पर जो ये वाला ग्राफ होता है ये होता है रेडियल, ठीक है, रेडियल पार्ट का ग्राफ होता है, रेडियल, याद रखो रेडियल। तो यहाँ तुम्हें याद रखना नंबर ऑफ रेडियल नोट्स, एंगुलर वाले भूल जाओ। जब भी ग्राफ प्लॉट करना हो तो वहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोट्स देखोगे, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोट्स निकालोगे। 1s मतलब n = 1 हो गया, L = s ऑर्बिटल पे 0 हो गया, है ना, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स फॉर 1s कितना होगा बेटा? n - L - 1, दैट इज 1 - 0 - 1 इट इज 0। तो यहाँ पर 0 नोट्स मिलेगा। 0 नोट्स मतलब कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो, मतलब ये ऊपर से स्टार्ट होगा ऊपर ही खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऊपर स्टार्ट हुआ ग्राफ और जो 0 है 0 के ऊपर ही फिनिश जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते बेटा 2s की बात करें तो 2s, तो 2s में नंबर ऑफ नोट्स निकालोगे, है ना, नंबर ऑफ नोट्स। जब यहाँ पर नोट्स निकालोगे तो यहाँ पर कितने नोट्स आएंगे? तो n - L - 1 करोगे तो n का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पर, देखो, है ना, n का वैल्यू 2 हो गया। L का वैल्यू यहाँ पर 0 है, -1, नंबर ऑफ नोट्स 1 आ गया, मतलब एक बार यहाँ पर नोट्स आएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व है एक बार इस एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जाएगा और फिर वापस ये, है ना, एसिम्पटोट में, याद रखो बेटा, इंफिनिटी पर जाकर ये हमेशा एक्स एक्सिस को टच करेगा। यहाँ देखो बेटा नीचे गया तो एट इंफिनिटी इट विल टच द आर एक्सिस, जो रेडियल एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक नोट्स यहाँ पर जनरेट होगा, तो जितने नोट्स होगा बेटा उतनी बार एक्सिस को कट करेगा। अब जो 3s है 3s में कितनी बार कट करेगा बेटा? 2 बार करेगा। तो देखो ऊपर से आया, एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर कट किया। अगर तुम 4s की बात करोगे तो 4s में कितनी बार कट करेगा? 4s में 2 बार कट करेगा, है ना, 4s में 2 बार कट करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ये बन गया 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये टेस्ट करेगा। तो ये 4s का हो गया, ठीक है।
और अगर 5s की बात करोगे तो 5s में कितने बार कट करेगा बेटा? 4s में 3 बार करेगा, 5s में 4 बार करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 बार कट करेगा 5s ऑर्बिटल में। तो इस तरह से तुम ऑर्बिटल को ड्रॉ करोगे, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करोगे। दूसरा जो ग्राफ पूछता है, जो सेकंड ग्राफ है, वो है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है। हेलो हाँ हेलो सर, बस एक अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ? बोलिए बोलिए। बेटा कोई लीव नहीं करेगा, इसके बाद फिजिक्स की क्लास होगी इसी लिंक पे, ठीक है? 12 बजे से ही होगी क्लास वो। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको देख रहे हो तुम लोग बेटा। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस ग्राफ का हेल्प लेंगे। जिस ऑर्बिटल का तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो तुम्हें R2s का ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, R स्क्वायर 2s वर्सेस R, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, और अगर यहाँ पर R स्क्वायर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यहाँ पे इसका वो एक वर्ड यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? इसके लिए भी तुम यहाँ पर नोट्स का हेल्प लोगे, नोट्स, ठीक है। तो अगर 1s की बात करोगे तो 1s में 0 नोट्स होगा, और अगर 2s की बात करो 2s में 1 नोट होगा, ठीक है। तो अब ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे? देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब टाइम, यहाँ पर जब r = 0 है, तो r अगर 0 होगा तो r स्क्वायर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम r का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, ठीक है। और फिर जैसे नोट्स आएगा वैसे ही इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर 2s की बात करोगे 2s में 1 नोट्स आएगा, 1 नोट के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बार टच करेगा इस एक्सिस को, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर टच नहीं करेगा, ये एसिम्पोट बन जाएगा, ठीक है। और अगर 1s की बात करो तो 1s में कोई नोट्स नहीं है, तो 1s ये है ना, जो पर्पल कलर का लाइन है ये 1s है, ऊपर गया नीचे आया, कभी भी ये टच नहीं किया r एक्सिस को। 2s की बात करोगे 2s देखो यहाँ पर एक बार टच किया यहाँ पर, है ना, एक ही नोट्स मिलेगा यहाँ पर 2s में। 3s में कितने नोट्स मिलेगा? 3s में 2 नोट्स है, ठीक है। तो जो रेड कलर का तुम्हें ग्राफ दिख रहा है 3s का है, एक नोट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा नोट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 4s की बात करोगे तो 4s में कितना नोट्स मिलेगा? 4s में 3 नोट्स मिलेगा, तो एक यहाँ पर आएगा, इस तरह से टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, फिर एसिम्पोट बनता है इस तरह से, है ना। तो क्या होगा, ये 4s का बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4s का, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिव्यू हुआ है, और नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग होगा। आई थिंक फिजिक्स का क्लास लगने वाला है, तो मैं डाउट वाला, तो मुझे डाउट है, ठीक है। तो बाकी लोग देखते रहेंगे। जो डाउट बेटा, जिसको डाउट है यहाँ पर, किसी ने पूछा था, दीपाली डाउट है तुम्हें? नहीं सर, अभी डाउट नहीं है। ओके, जिसको भी डाउट है, किसी ने मोल कॉन्सेप्ट बोला था, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं है, किसने बोला था बेटा? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किससे नहीं हो रहा था? ओके, तो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो रिव्यू होगा केमिकल बॉन्डिंग का होगा, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, तो एस ब्लॉक हाइड्रोजन लोग खुद से पढ़ोगे, और केमिकल बॉन्डिंग का मैं पूरा थ्योरी बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स का है, शायद 12 बजे होगा।